स्वागत है आपका एलिट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम सब एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे थे, लेकिन एनसीईआरटी की बुक से पढ़ने में थोड़ी समस्या मुझे आ रही थी समझाने में। रीज़न क्या है कि एनसीईआरटी की बुक में कुछ चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में लिख दी गई हैं, कैलकुलेशंस बहुत शॉर्ट में कर दिए गए हैं, और शॉर्ट कैलकुलेशन होने की वजह से मुझे आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था। और जैसा कि आप जानते हो कि मोबाइल स्क्रीन पर ही मैं लिखता हूँ, मोबाइल स्क्रीन पर ही पढ़ाता हूँ, तो इतना ज़्यादा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए मैंने अपने कुछ पुराने नोट्स ओपन किए और उन्हीं की पीडीएफ बना करके, उन्हीं की फ़ोटो खींच करके पीडीएफ बना करके आज से उन्हीं नोट्स से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और एक अच्छी चीज़ ये भी रहेगी कि आपको हर चैप्टर की नोट्स भी मिल जाया करेगी। खैर चलिए, जैसा कि हम सबने पिछले लेक्चर में डिसाइड किया था कि आज हम समविभव पृष्ठ देखने वाले हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है? ये समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के थोड़ा सा नाम को हम गौर करते हैं कि समविभव पृष्ठ नाम क्या है इसका। समविभव क्या नाम है बंधु? दो पार्ट में ये नाम डिवाइड है, एक तो है सम और दूसरा है विभव। समविभव मतलब समान विभव, यानी कि कोई ऐसा वैद्युत क्षेत्र जहां पर ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसके हर एक पृष्ठ पर विभव का मान एक समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी कि कोई एक पृष्ठ है, जैसे कि ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ में हम दो बिंदु मान लेते हैं। एक बिंदु है हमारा ए, ये एक बिंदु है हमारा ए, और ये एक दूसरा बिंदु है हमारा बी। दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा ओपेसिटी बढ़ाता हूँ इसकी। हाँ, एक सेकेंड। ओके, तो एक बिंदु है हमारा ये ए, और ये एक दूसरा बिंदु है बी। इस बिंदु का नाम हमने क्या लिया? ए, और इस बिंदु का नाम हमने लिया बी। तो बिंदु ए और बिंदु बी पर यदि विभव के मान आपस में बराबर हो जाएंगे, बिंदु ए और बिंदु बी पर विभव के मान आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि VA बराबर VB। अब एक बात समझिए कि जब हम VB को इस तरफ लेकर के आते हैं, दूसरे साइड में लेकर के आते हैं, तो VA और VB जब दूसरे साइड में आएगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस VB, और दूसरे साइड में क्या बचेगा? जीरो। VA माइनस VB इज इक्वल टू जीरो। और मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता के रखा है, जब मैं आपको विभव और विभवांतर पढ़ा रहा था तभी बता के रखा था कि ये जो विभवांतर है भाई, VA माइनस VB यानी दो बिंदुओं के विभवों के अंतर है, यानी कि विभवांतर है। और जो विभवांतर होता है वो वर्क डन, कार्य के बराबर होता है ना? तो यहाँ पर जो विभवांतर है VA माइनस VB वो कार्य के बराबर है, और VA माइनस VB शून्य है। अर्थात समविभव पृष्ठ में जो कार्य होता है, समविभव पृष्ठ में कार्य शून्य होता है। हर एक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के हर एक बिंदु पर हमारे द्वारा किए गए कार्य का मान हमेशा शून्य होता है। ध्यान रखिएगा, समविभव पृष्ठ की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि समविभव पृष्ठ के हर एक बिंदु पर किए गए कार्य का मान हमेशा शून्य होता है। ठीक है ना? अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने कुछ समविभव पृष्ठ की फिगर आपके लिए दिया है कि यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र की पृष्ठ का समविभव है, यहाँ पर एक बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ है, और यहाँ पर दो अलग अलग आवेश हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में दाएं हाथ पर धनात्मक आवेश और बाएं हाथ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक आवेश है, और दोनों ही आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ का फिगर हमने आपके लिए दिया है।
ठीक, अब जरा बात करते हैं आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। अच्छा एक बात बताइए, हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। भाई स्थितिज ऊर्जा के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी बिंदु आवेश को किसी एक पर्टिकुलर बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु आवेश को किसी एक पर्टिकुलर बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात असल में ये जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है वो यहाँ तक इस बिंदु आवेश को दूसरे बिंदु तक पहुँचाने में जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है वो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए विभिन्न आवेशों के कारण, आवेशों के निकाय के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, डेफिनेशन में देखिएगा, किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसमें बिंदु आवेश उपस्थित हो उस कार्य के तुल्य होता है, अर्थात उस कार्य के बराबर होता है जो उन आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों तक लाने में किया जाता है। जो अनंत से उनकी स्थितियों में लाने में जो कार्य किया जाता है वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगा और ये कार्य वैद्युत विभव, ये कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। यानी स्थितिज ऊर्जा U बराबर किया गया कार्य W बराबर V इंटू Q, कोई दिक्कत। और ये जो किया गया कार्य है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R के बराबर होता है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर तो हमने एक बिंदु के कारण स्थितिज ऊर्जा देखा था। अब जरा सा यहाँ पर अब तीन बिंदु हैं, तीन बिंदु आवेश हमने लिया है। एक तो Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है। Q1 से Q2 के बीच की डिस्टेंस अगर आप देखिए तो क्या है, R12। Q1 से Q3 के बीच की डिस्टेंस देखिए R31 और Q2 से Q3 के बीच की डिस्टेंस देखिए R23। अब इन तीनों आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान हमको निकालना है। तो हमें क्या करना है, सिंपल है, ऊपर हमने एक फॉर्मूला ये डिराइव करके रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला डिराइव करके रखा हुआ है। अब इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Q1 और Q2 के बीच स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की दूरी R12। उसी तरह से Q2 से Q3 के बीच की स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन उनके बीच की दूरी R23। उसी तरह से Q3 से Q1 के बीच की स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन उनके बीच की दूरी R13। ये हमारी सभी के सभी स्थितिज ऊर्जा निकल गए। हमें संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा चाहिए, मुझे कुल स्थितिज ऊर्जा चाहिए। तो कुल स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी स्थितिज ऊर्जाओं को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर अगर आप देखिए तो इन सभी स्थितिज ऊर्जाओं को आपस में जोड़ दिया गया है। अब जरा आप ऊपर गौर किए हों तो आपको हर एक बिंदु पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा था। जरा देखिए यहाँ पर हर एक बिंदु आवेश में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। तो हमने क्या किया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23, Q3 Q1 अपॉन R31। अब हमें क्या करना है, हमें एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाना है। अभी तो हमारे पास तीन आवेश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन ही आवेश हों, ऐसे ... n आवेश तक हो सकते हैं। तो हमें n आवेशों के लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाना है। तो n आवेशों के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमने कॉमन लेके रखा ही था। अब मैंने आपको बता रखा है क्लास में कि जब हम विभिन्न निकायों को आपस में जोड़ते हैं तो उसके लिए हम सिग्मा या फिर समेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये समेशन का यूज किया है।
समेशन ऑफ, अब ये जो 1 2 2 3 3 1 है, इनकी जगह पर हमने एक वेरिएबल ले लिया, एक अचर राशि ले लिया है आई जे। इन सभी आवेशों के कारण यहाँ पर एक अचर राशि ले लिया है आई जे। तो u बराबर 1/4πε0 समेशन ऑफ क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, वेयर आई एंड जे इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है अभी 3 तक, लेकिन जरूरी नहीं है 1 से 3 तक जाए। इसीलिए जरा नीचे देखिए, हमने आई जे का मान डिफर भी किया है। आई जे इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप 3 बिंदु आवेशों के कारण, 4 बिंदु आवेशों के कारण या फिर विभिन्न बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। एक बात और जरा देखिए कि यहाँ पर हमने लिखा है I कुड नॉट बी इक्वल टू जे। I आपका J के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, जरा आप देखिए ना। I का मान अगर 1 है तो J का मान 2 है, I का मान 2 है तो J का मान 3 है, I का मान 3 है, J का मान 1 है। उसी तरह से यहाँ पर भी I और J के मान आपस में बराबर नहीं है, तो कहीं पर भी I और J का मान बराबर नहीं होगा, ठीक है। कोई समस्या? ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सब देखेंगे बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। इसको भी अभी देख लेते हैं क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो एकल आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान, ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा ही दिया था। एक यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दे रखी है कि एक बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, W बराबर Q इंटू V। उसी तरह से अब जैसे कि यहाँ पर हमने 3 आवेशों का कारण निकाला था, यहाँ पर 1 आवेशों के कारण, उसी तरह से यहाँ पर हम 2 आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल रहे हैं। कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस है, आप देख लेंगे। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर हमें देखना है समविभव क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा। यह टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप ध्यान देना, हमने आपको पढ़ा रखा है वैद्युत द्विध्रुव के विषय में, तो आप कल नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले आप वैद्युत द्विध्रुव के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे। इसके अलावा वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ाते समय मैंने आपको बोला था बल आघूर्ण, एक और टॉपिक था इसी से रिलेटेड, बल आघूर्ण। तो आप बल आघूर्ण भी अच्छे से पढ़ करके आएंगे। तो 2 टॉपिक टास्क दे रहा हूँ आपको, 2 टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव और बल आघूर्ण आप अच्छे से तैयार करके आएंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसे तैयार कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। ओके, बाय।